इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 14। पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्रिया को वाक्य रचना का प्रधान आधार माना जाता है, क्योंकि वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। क्रिया मतलब कोई कार्य। आगे देखते हैं। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने या करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, कह रहा है वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने या करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है। बोध मतलब जानकारी होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे पहला उदाहरण है पानी बरस रहा है। दूसरा उदाहरण है बिल्ली पानी पी रही है। तीसरा उदाहरण है राधा मेरी बहन है। आया समझ में? पहला उदाहरण क्या है? कह रहा है पानी बरस रहा है, तो कोई कार्य हो रहा है, यानी कोई कार्य हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे? पानी बरस रहा है, यही क्या है? क्रिया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है बिल्ली पानी पी रही है, तो यहाँ पर क्या है? कोई कार्य किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? पानी पिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी पीना क्या है? क्रिया है, यानी कार्य हो रहा है। अगला उदाहरण है राधा मेरी बहन है, तो यहाँ किसी की स्थिति है, यानी यहाँ किसी की स्थिति बताई जा रही है कि राधा कौन है? मेरी बहन है। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु। तो विविध प्रकार के वाक्यों में क्रिया के विविध रूप दिखाई देते हैं। जैसे आ, आओ, आइए, आए, आए, आएगी, जाता है, जाती है, जाते हैं, जा रहा है, खाया, खाएंगे, खा चुका, खाता था। तो ये सभी क्या है? क्रिया के रूप हैं। ठीक है, क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है या जिस कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। इन सभी रूपों में क्रिया का एक अंश आ, जा, खा सब में है। इसे क्रिया का मूल रूप या धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, उठना, लिखना आदि। है समझ में? क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन सभी रूपों में क्रिया का एक अंश आ, जा, खा सब में है। तो देखिए आ, ठीक है, सब में है ना। जा भी है, देखो जा। फिर यहाँ पे खा, तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि इन सभी रूपों में क्रिया का एक अंश खा, जा, आ सब में है। इसे क्रिया का मूल रूप या धातु कहते हैं। न जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है या बनाया जा सकता है। जैसे आज आ में ना जुड़ा तो क्या हो गया? आना। जा में ना जुड़ा तो जाना हो गया। खा में ना जुड़ गया तो खाना हो गया। पढ़ मतलब पढ़ में ना जुड़ गया तो पढ़ना हो गया। उठ में ना जुड़ गया तो उठना। लिख में ना जुड़ गया तो लिखना हो गया। तो इसी प्रकार बहुत सी क्रिया बनाया जा सकता है न शब्द लगाकर। आगे है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद यानी प्रकार। तो देखते हैं। मूल क्रिया को दो रूपों में समझा जा सकता है। पहली वह जो ऐसी धातु से बनती है जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, और दूसरी वह जिन्हें कर्म की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं होती है। इसी दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्रिया है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो इनके बारे में देखते हैं। तो पहला नंबर है अकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं या क्या होता है? तो उत्तर है जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। आया समझ में? अकर्मक क्रिया क्या होती है? कह रहा है जिन क्रियाओं को कर्म मतलब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो इनके बारे में जानते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है? कह रहा है जिन क्रियाओं को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है आना, जाना, हंसना आदि। ये क्या है? पूर्ण अकर्मक क्रियाएं या तो किसी के अस्तित्व को बताती हैं या अवस्था को। जैसे वह बिल्ली है, ये क्या है? अस्तित्व को बताती है। अस्तित्व मतलब सच में है। आगे उदाहरण मदन हंस रहा है, ये क्या है? स्थिति बता रही है, नहीं वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। आगे है पूर्ण अकर्मक क्रिया गतिशील स्थिति का भी बोध कराती है। गति मतलब कुछ
वो कार्य कर रही है, ठीक है। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति मतलब बता रहा है, यानी मोहन दिल्ली जा रहा है, यानी उसकी स्थिति क्या है, इधर उधर हो रही है। चिड़िया क्या है, उड़ रही है, भी इधर उधर चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या होता है, तो जिन क्रियाओं को अपने अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंधित किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूरक के बिना पूरक के बिना ये क्रियाएं अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती। जैसे आए समझ में, क्या कह रहा है कि जिन क्रियाओं को अपने अर्थ को पूरी तरह व्यक्त मतलब बताना करने के लिए कर्ता से संबंधित किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूरक के बिना ये क्रियाएं अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती। जैसे उदाहरण है, मुझे वह अच्छा लगता है। दूसरा उदाहरण क्या है, माला तो बड़ी बेईमान निकली। तो इन दोनों उदाहरण में क्या है, इन वाक्यों में अच्छा और बेईमान क्या है, पूरक हैं। पूरक के बिना ये वाक्य अधूरे लगते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं या सकर्मक क्रिया क्या होते हैं। तो देखते हैं, जिन क्रियाओं को अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। आए समझ में, क्या कह रहा है कि जिन क्रियाओं को अपने अर्थ का व्यक्त मतलब बताने के लिए या व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे अकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो इनके बारे में जानते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। है समझ में, क्या कह रहा है कि जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है, एक कार्य होता है, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरी किताब पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण है सीता पत्र लिख रही है समझ में, इसमें क्या है, एक कार्य हो रहा है। देखो सीता क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, और हरी क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक कार्य हो रहा है। अगला देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी ने रामू को खिलौने दिए। और दूसरा उदाहरण है, राजू ने नानी को पत्र लिखा। यहाँ पर देखिए, पिताजी ने रामू को खिलौने दिए। तो यहाँ पे देखिए, रामू और खिलौने क्या हुए, द्विकर्म हुए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए दूसरे उदाहरण में, राजू ने नानी को पत्र लिखा। तो यहाँ भी दो कर्म हुए। आगे देखते हैं, इन वाक्यों में खिलौने और पत्र निर्जीव संज्ञाएं प्रत्यक्ष कर्म हैं तथा रामू और नानी सजीव संज्ञाएं अप्रत्यक्ष कर्म हैं। आगे है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया के अलावा क्रिया के तीन और भेद होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बारे में जानते हैं। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है या प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके, यानी कर्ता अपने से न करके दूसरे से करवाता है या उससे प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया में प्रत्यय के योग से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं। आगे है प्रथम प्रेरणार्थक धातु को मूल क्रिया में आ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक धातु को मूल क्रिया में वा प्रत्यय जोड़कर व्युत्पत्त किया जाता है। व्युत्पत्त मतलब बनाया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक धातु को मूल क्रिया में आ प्रत्यय लगाकर या जोड़कर बनाया जाता है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक धातु को मूल क्रिया में वा प्रत्यय लगाकर व्युत्पन्न मतलब बनाया जाता है। जैसे देखते हैं, यहाँ पर है मूल क्रिया है, इधर है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरे में है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखते हैं, यहाँ पे मूल क्रिया क्या है, चलना, और प्रेरणार्थक यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, चलाना। तो यहाँ पर देखिए ला में आ जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में चलवाना, तो देखिए यहाँ पर वह जोड़ दिया गया। फिर उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है काटना, फिर यहाँ पर कटाना, फिर कटवाना, और यहाँ पे मूल क्रिया में पीना, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में
पिलाना, यहाँ पर देखिए पिलाना यहाँ पे बड़ा आ जोड़ दिया गया। फिर उसी प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पिलवाना, यहाँ पर वा जोड़ दिया गया। इसी प्रकार क्रिया बनाया जाता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, आ जोड़ा जाता है, आ प्रत्यय, और द्वितीय में वा जोड़ा जाता है। तो आगे देखते हैं। दूसरा है नाम धातु क्रिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे है समझ में क्या कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पहला है संज्ञा से, शर्म से क्या आता है, शर्माना होता है। फिल्म से फिल्माना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है। और सर्वनाम से बनाने का अपना से अपनाना, और विशेषण से गरम से गरमाना, फिर नरम से नरमाना, पागल से पगलाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। चौथा क्या है, अनुकरण वाची शब्दों से बनाना। जैसे खटखट से खटखटाना, गुनगुन से गुनगुनाना, हिन से हिनाना। इसी प्रकार आगे है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियापद में दो धातुएं मतलब क्रियाएं होती हैं। पूरे क्रियापद का अर्थ पहली धातु पर निर्भर होता है, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा क्रियापद पहले क्रियापद के अर्थ को प्रभावित या रंजित करता है। संयुक्त क्रिया के दूसरे क्रियापद को रंजक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः आना, जाना, रुकना, पढ़ना, चुकना, लेना, देना, करना, उठना, पाना आदि। आया समझ में। संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रियापद में दो धातुएं यानी धातुएं मतलब क्रिया होती हैं। पूरे क्रियापद का अर्थ पहली धातु पर निर्भर होता है, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा क्रियापद पहले क्रियापद के अर्थ को प्रभावित या रंजित करता है। संयुक्त क्रिया के दूसरे क्रियापद को रंजक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः आना, जाना, रुकना, पढ़ना, चुकना, लेना, देना, करना, उठना, ये पाना, ये सब क्या है, क्रिया है। आदि कुछ क्रियाएं ही रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जो अपना मूल अर्थ छोड़कर मुख्य क्रिया के अर्थ को थोड़ा बदलती हैं। जैसे पहला उदाहरण है जैसे ही उसे सूचना मिली वह चल दिया। दूसरा उदाहरण है आज तो सुबह ही धूप निकल आई। अगला उदाहरण है तुम्हें अब जाना पड़ेगा। मेरा खिलौना कहाँ चला गया। आप मेरा यह काम अवश्य कर दें। मुझे वहाँ रुकना पड़ा। ये सभी क्या हैं, जो नीले रंग से है, ये सभी क्या हैं, संयुक्त क्रिया हैं। यानी संयुक्त मतलब मिलकर बनाई गई क्रिया। इन सभी वाक्यों में दो दो क्रियापद हैं। पहली क्रिया मुख्य है और दूसरी क्रिया रंजक। आगे है काल। काल को क्या कहते हैं, समय, ठीक है। तो देखते हैं काल क्या होता है या काल किसे कहते हैं। तो किसी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। समझ में आया। कह रहा है किसी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल माना जाता है। क्या कह रहा है, किसी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, बोध मतलब जानकारी हो, उसे काल या समय का माना जाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा है भविष्यत काल। हिंदी में कोई पूछ ले कि हिंदी में बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में तीन प्रकार के काल होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। तो देखते हैं इन सब के बारे में आगे। आया, है, था और गा क्रमशः वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल को बताते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या है, वर्तमान काल का क्रिया है, और था क्या है, था है यहाँ पे भूतकाल की क्रिया है, और गा क्या है, भविष्यत काल की क्रिया है। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा था, तो ये क्या है, भूतकाल है, यानी भूतकाल का समय है। और वह पढ़ेगा, यानी वह भविष्य काल का समय है। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, यानी वह पढ़ रहा है, तो यानी वो अभी पढ़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर वह पढ़ रहा था, यानी वह पढ़ चुका, यानी उसका वह पढ़ रहा था मतलब वो भूतकाल, जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। फिर आगे वह पढ़ेगा, यानी भविष्य काल, यानी आने वाले समय में वह पढ़ेगा। अभी ना वो पढ़ा है ना पढ़ चुका है, वो आगे आएगा समय तब वो क्या है, पढ़ेगा, ठीक है। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, और भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्यत काल मतलब जो समय आगे आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो आगे समझते हैं क्रिया का पक्ष। तो किसी कार्य को करने में समय लगता है और समय के किसी बिंदु पर ही कार्य प्रारंभ होता है।
इस प्रकार कुछ समय तक चलता है और पूरा होता है। क्रियापद या क्रियापदबंध कार्य के होने की विभिन्न स्थितियों को अपने विभिन्न रूपों से व्यक्त करते हैं, जिन्हें क्रिया के विभिन्न पक्ष कहते हैं। पक्ष 4 प्रकार के माने जाते हैं। पहला क्या है? स्थित्यात्मक पक्ष। क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान या भूतकालीन स्थिति या अवस्था की सूचना देने वाले क्रिया के रूप को स्थित्यात्मक पक्ष कहते हैं, जो वर्तमानकालीन या भूतकालीन हो सकती हैं। जैसे उदाहरण है, वर्तमान काल में मेरा बेटा डॉक्टर है, रमा शिक्षिका है, अलमारी में किताबें हैं। भूतकाल में देखते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर था, रमा शिक्षिका थी, अलमारी में किताबें थी। यहाँ पे है, हैं, हो, हूँ वर्तमानकालीन स्थित्यात्मक पक्ष को बताते हैं। इस पक्ष में लिंग की सूचना नहीं मिलती। इसी तरह था, थे, थी और थू भूतकालीन स्थित्यात्मक पक्ष को बताती हैं। इन रूपों में लिंग और वचन की सूचना भी मिलती है। दूसरा है नित्यता सूचक पक्ष। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कार्य या क्रिया के बार बार होने या हमेशा होने का बोध नित्य पक्ष कराता है। जैसे आया समझ में? क्या कह रहा है? कह रहा है किसी कार्य या क्रिया के बार बार या होने या हमेशा होने का बोध नित्य पक्ष कराता है। जैसे उदाहरण है, जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। दूसरा उदाहरण क्या है? रमा अंध विद्यालय में पढ़ाती है। तीसरा है सलमा रात को पढ़ती थी। अगला है मदन रोज बाग में टहलता था। अगला उदाहरण है बच्चे शाम को खेलते हैं। फिर अगला उदाहरण है सावन में लड़कियां झूला झूलती हैं। यहाँ पर नित्य पक्ष वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में होता है, भविष्यत काल में नहीं। नित्य पक्ष की क्रिया से भी हमें लिंग और वचन दोनों का बोध होता है। यहाँ पर कह रहा है नित्य पक्ष वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में होता है, लेकिन भविष्यत काल में नहीं होता। अगला है नित्य पक्ष की क्रिया से भी हमें लिंग और वचन दोनों का बोध होता है, यानी बोध मतलब जानकारी होता है। किस क्रिया से? नित्य पक्ष की क्रिया से। तीसरा नंबर है सात तय सूचक पक्ष। क्या है? जब क्रिया को लगातार यानी निरंतर होते रहने की सूचना देनी होती है तो मूल धातु के साथ रहा, रहे, रही रूपों का प्रयोग होता है। यह पक्ष की वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है, भविष्यत काल में नहीं। जैसे क्या कह रहा है? कह रहा है जब क्रिया के लगातार मतलब क्या होता है? निरंतर होते रहने की सूचना देनी होती है तो मूल धातु के साथ रहा, रहे, रही रूपों का प्रयोग होता है। यह पक्ष की वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है, भविष्यत काल में नहीं होता। जैसे वर्तमान काल ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। भूतकाल में हवा चल रही थी, पानी बरस रहा था, बच्चे खेल रहे थे। है समझ में? चौथा है पूर्ण पक्ष। क्रिया या कार्य के पूरा होने की सूचना देने वाला क्रिया के काल का पक्ष पूर्ण पक्ष कहलाता है। पूर्ण मतलब पूरा होना, कोई कार्य को पूरा होना पूर्ण पक्ष कहलाता है। यह वर्तमान और भूतकाल दोनों में होता है। जैसे माँ ने समोसे बनाए हैं, वर्तमान काल है ये। फिर उसके बाद दूसरा है कालिदास ने कई नाटक लिखे थे, ये क्या है? भूतकाल है। आगे है वृत्ति। भाषा में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें क्रियापद तो होता है परंतु उसका काल या काल के पक्षों के साथ स्पष्ट संबंध नहीं होता। जैसे आपको सत्य बोलना चाहिए, मैं आपका काम कर सकता हूँ, आप घर के अंदर ही रहें। इन वाक्यों के क्रियापदों से हमें क्रिया के होने के समय या काल का बोध नहीं होता। बोध मतलब जानकारी नहीं होता, बल्कि इन वाक्यों को बोलने वाले व्यक्ति यानी वक्ता, जो बोलता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। बोलने वाले व्यक्ति के मनोभाव का बोध होता है। वृत्ति के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? आज्ञार्थक वृत्ति, दूसरा है संभावनावर्धक वृत्ति और सामर्थ्य सूचक वृत्ति, चौथा है बाध्यार्थक वृत्ति और निश्चयार्थक वृत्ति। तो इन सब के बारे में देखते हैं। आज्ञार्थक वृत्ति क्या होता है? इस वृत्ति में आज्ञा, चेतावनी, प्रार्थना आदि का बोध होता है, यानी जानकारी होती है। जैसे उदाहरण है आप जाएं, तुम जाओ, आप जरूर आइए। आज्ञार्थक वृत्ति को व्यक्त करने के लिए धातु में ओ, ईय आदि प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। दूसरा संभावनावर्धक वृत्ति। इस वृत्ति में संभावना के साथ इच्छा या अनुरोध का भाव भी रहता है। इसके सूचक प्रत्यय हैं उ, ए, ऐ, मैं बाहर जाऊं, हम खेलें, वे कल आएं। ये क्या है? संभावनार्थक वृत्ति है। अगला है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। इसमें कर्ता के कार्य करने के सामर्थ्य का संकेत होता है। जैसे मैं हिमालय पर चढ़ सकता हूँ, वह मेरी लिखावट पढ़ सकती है,
अगर छत पर होता तो सारा तमाशा देख पाता। यहाँ पर सामर्थ्य को बताने के लिए सक, पा धातुओं का प्रयोग होता है। अगला है चौथा, बाध्यतार्थक वृत्ति। इसमें क्रिया के कर्ता की किसी कार्य को करने की मजबूरी होती है। इसे व्यक्त करने के लिए धातु ना, पढ़, रंजक क्रिया का प्रयोग होता है या धातु ना चाहिए का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, उनके कहने पर मुझे जाना पड़ा। हमें 3 घंटों में पूरा प्रश्न पत्र हल करना पड़ता है। हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना चाहिए। आगे देखते हैं, पांचवा है निश्चयार्थक वृत्ति। इसमें किसी कार्य के निश्चित रूप से होने की अभिवृत्ति को निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे आज वर्षा अवश्य होगी, वे जरूर आएंगे, आज हम सिनेमा देखने जाएंगे। आगे है वाच्य। वाच्य के बारे में जानते हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का मुख्य विषय करता है या कर्म अथवा स्वयं क्रिया का भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद इस प्रकार समझे जाते हैं। क्या कह रहा है? वाच्य क्या होता है? कह रहा है क्रिया के जिस रूप से यह मालूम मतलब जानकारी हो कि वाक्य के क्रिया द्वारा किए गए विधान का मुख्य विषय कर्ता या कर्म अथवा स्वयं क्रिया का भाव है, भाव हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद इस प्रकार समझे जा सकते हैं। यहाँ पर वाच्य के प्रकार पहले तो 2 वाच्य हैं। कर्तृवाच्य पहला क्या है? कर्तृवाच्य, दूसरा है अकर्तृवाच्य। और यहाँ पे अकर्तृवाच्य के 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। आगे देखते हैं। आगे है कर्तृवाच्य क्या होता है जानते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए इस तरह के वाक्यों की क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है और वाक्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे साहिल किताब पढ़ रहा है, माधुरी पढ़ चुकी है। यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। मदन अंदर सो रहा है, बीमार मीरा बाहर बैठी है। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लड़कियां नाच रही हैं। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे है, यदि कर्ता के साथ ने उपसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जैसे साहिल ने पुस्तक पढ़ी, पत्र पढ़ा, समाचार सुने। सुधा ने पराठा खाया, पूड़ी खाई, डोसे नहीं खाए। आगे है कर्मवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है और क्रिया का लिंग वचन सामान्यतः कर्म के अनुसार होता है, जैसे होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के वाक्यों की क्रिया सदा सकर्मक होती हैं। उदाहरण क्या है? बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी, आपसे लंबा लेख नहीं लिखा जाएगा, अशुद्ध उत्तर पर अंक कैसे दिए जाएंगे। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन। यहाँ पे आगे कह रहा है, यदि कर्म के साथ को परसर्ग लगा हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होगा तथा क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे उदाहरण है, पत्र को पढ़ा जाएगा, हड़तालियों को समझाया गया, आपको सूचित किया जाता है। आगे है भाववाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में ना कर्ता प्रधान होता है, ना ही कर्म और क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य के वाक्यों की क्रिया सदैव अकर्मक होती हैं। जैसे उनके सामने कितनी बार गिड़गिड़ाया जाए, सर्दियों में ठंडे पानी से कैसे नहाया जाएगा, लड़की से चला नहीं जाता। यहाँ पर अकर्मक क्रिया और क्रिया का रूप अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में। आगे देखते हैं वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाना का नंबर है। कर्ता के बाद से या के द्वारा या फिर द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। पहला नियम क्या है? कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा नियम, क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है, क्रिया का रूप कर्म या भाव के अनुसार बदलता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कर्तृवाच्य और इधर है कर्मवाच्य। तो पुलिस ने चोर पकड़ा और फिर इधर पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। आगे है उदाहरण, छात्र राष्ट्रगीत गा रहे हैं और इधर है छात्रों द्वारा राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। फिर अगला उदाहरण है, मोहन अभ्यास कर रहा है और इधर है मोहन के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। फिर मंत्री ने समझाया और इधर मंत्री द्वारा समझाया गया। फिर आगे है कर्तृवाच्य और भाववाच्य। शीला नहीं दौड़ी, यहाँ पे शीला से दौड़ा नहीं गया। आइए चलें, यहाँ फिर आइए चला जाए।
फिर चोर नहीं भाग सके, तो यहाँ पे चोर से भागा नहीं जा सका। ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में।